हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और जिसका शीर्षक है चोला पॉलिटी, मतलब चोला राज्य व्यवस्था। इसके पहले मैंने पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के स्ट्रगल के बारे में, उसके पॉलिटी के बारे में, उसके इकोनॉमी के बारे में हमने बताया था। तो अगला कड़ी है चोला पॉलिटी। ये चोला पॉलिटी आपने देखा होगा कि संगम पीरियड में भी चोला राजवंश था, सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक। उसके बारे में हमारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन बाद के वर्षों में थर्ड सेंचुरी एडी के बाद धीरे धीरे चोला डायनेस्टीज का पतन होने लगा और उसके बाद में पांड्यास ने उनके पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और पांड्या से भी ज़्यादा पल्लव डायनेस्टीज़ जो कांची में, कांचीपुरम जिसको कहते हैं, पल्लव डायनेस्टीज़ जो जिसके बारे में हमने बताया, और डेक्कान में वातापी जिसकी राजधानी थी चालुक्यों की। तो दो बड़े बड़े डायनेस्टी या किंगडम की उत्पत्ति हुई और चोला जो साम्राज्य संगम पीरियड में था वो पल्लव डायनेस्टी के फ्यूडिटरी माने सामंत बनकर रह गए। लेकिन बाद के वर्षों में जब पल्लव डायनेस्टी का डाउनफॉल हो गया तो उसके बाद में आदित्य चोला ने या उसके पहले विजयालय ने, जो उनके फाउंडर थे, उन्होंने 850 एडी में चोला किंगडम की स्थापना की और बाद में आदित्य चोला, उनके पुत्र ने पल्लव डायनेस्टी के लास्ट किंग कीर्तिवर्धन सेकंड को हरा करके चोला डायनेस्टी की स्थापना किया। मतलब दूसरी बार चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया में व्यवस्थित एस्टैब्लिश हुआ। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि विजयालय, इन्होंने चोला डायनेस्टी की स्थापना किया और इनकी राजधानी तंजौर थी। पूर्व के जो चोला डायनेस्टी थे उनकी राजधानी उरेयूर था। तो शुरू के समय में इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि विजयालय के द्वारा स्थापित चोला डायनेस्टी का स्थापना करने के बाद में चालुक्य डायनेस्टी जो डेक्कान में जो स्थापित हुआ था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। और उसके बदले में मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि दंती दुर्ग जो चालुक्य का ही फ्यूडिटरी मतलब सामंत था, उसने चालुक्य वंश को समाप्त करके और 753 एडी में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्थापना किया था, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर डायनेस्टी था डेक्कान में, और उसने उत्तर भारत की राजनीति को 200 वर्षों तक प्रभावित किया था। और जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिकोणीय मुकाबला, राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहार और पाल डायनेस्टी, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये लगातार क्रम चलता रहा। लेकिन और इसी पीरियड में जो राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी के जो बहुत स्ट्रांग किंग थे कृष्णा थर्ड, उन्होंने चोला किंग को हरा करके और उसका जो नॉर्दर्न एरिया था उसको अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन 965 एडी में जब कृष्णा थर्ड की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से धीरे धीरे राष्ट्रकूट डायनेस्टी खत्म हो गया। और उसके बाद में लेटर चालुक्यास, जो चालुक्या पहले जिनका वंश समाप्त हो गया था, वो जो राष्ट्रकूटा के फ्यूडिटरी हो गए थे। तो बाद में उन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी डाउनफॉल होने के बाद में पुनः चालुक्यों ने डेक्कान पर सत्ता स्थापित किया, जिसको कि लेटर चालुक्या कहते हैं, और उन्होंने अपनी राजधानी कल्याणी में स्थापित किया। तो पहले के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में, जो आजकल बादामी कहते हैं, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आज। तो उन्होंने कहाँ पर स्थापित किया? कल्याणी में। और उनका जो एक विंग था दूसरा,
उसको बोलते ईस्टर्न चालुक्यास, जिसकी राजधानी थी वेंगी, माने कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में, कोरोमंडल कोस्ट पर। तो इस तरह से दो डायनेस्टी रन कर रहा था, एक ईस्टर्न चालुक्यास का और एक लेटर चालुक्यास का, जब चोलास का राइज हो रहा था। तो दोस्तों अब चोला और लेटर चालुक्या में उसी प्रकार के स्ट्रगल हुए और पांड्या के बीच में स्ट्रगल हुए, जैसे कि पल्लव और पूर्व के चालुक्य वंश में हुआ था, जिसके बारे में बताए थे। और जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो था तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है, जिसको दोआब कहते हैं। और बाद के वर्षों में, जब अभी हम इसके बाद में आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में बताएंगे और उनका बहमनी साम्राज्य के साथ में किस तरह से मुकाबला हुआ, और फिर 1565 ईडी में बैटल ऑफ टालीकोटा में विजयनगर एम्पायर की हार हुई, उनको विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर दिया गया। तो वहाँ भी जो दोआब था तुंगभद्रा और कृष्णा का, इसी चीज़ को लेकर के बहमनी साम्राज्य और विजयनगर एम्पायर के बीच में मुकाबला हुआ। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि बैटल ऑफ टालीकोटा में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और वो साम्राज्य समाप्त हो गया। तो दोस्तों अब जो हम देखते हैं कि जो मैंने आपको ओरिजिन के बारे में बताया, इसके बाद में तो इससे ये क्या पता चलता है कि चोला डायनेस्टी बहुत ही पुराना डायनेस्टी है। मतलब 3rd सेंचुरी BC से इसकी जानकारी हमें मिलती है। अशोकन इंस्क्रिप्शन में चोला डायनेस्टी के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरह से इसकी एंटिक्विटी बहुत पीछे की है, मतलब बहुत पुराना राजवंश है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा हुए वो थे राजराज चोला, और इनका जो पीरियड है वो 985 AD से लेकर 1014, और इसके बाद में उनके पुत्र राजेंद्र चोला, इसके दोनों के बारे में हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि इसी पीरियड में चोला साम्राज्य बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। और एक समय तो उन्होंने पूरे बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को चोला लेक में तब्दील कर दिया, और इनकी जो सत्ता थी वो जावा, सुमात्रा, मलय पेनिसुला, ये सारे इलाकों में उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। उन्होंने वहाँ पर जो श्री विजय एम्पायर था सुमात्रा में, जिसमें कि शैलेंद्र डायनेस्टी काम मैंने वहाँ शासन कर रहे थे, उनको भी हराया। उसको बारे में बाद में बताएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजराज चोला के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका एक्सप्लॉइट था या उनका जो कॉन्क्वेस्ट था वो क्या क्या था कि सबसे पहले उन्होंने पांड्या, जिनकी राजधानी थे मदुरई, और चेरा केरल में, तो उनके चेरा को हराया, उसके नेवी को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद में मदुरई को कैप्चर कर लिया, पांड्या को एकदम उसकी पावर को तहस नहस कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने जो अभी श्रीलंका है उसके जो नॉर्दर्न पार्ट हैं उसको भी राजराज चोला ने कब्जा कर लिया। इस तरह से मालदीव आइलैंड जो आप देखते हैं हिंदुस्तान के दक्षिणी टिप से करीब 400-500 किलोमीटर दूर है मालदीव आइलैंड, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, मैंने ज्योग्राफी क्लास में बताया था। तो वहाँ उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, एक नौसेना उनके द्वारा खड़ा किया गया, और वर्चुअली उन्होंने बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में तब्दील कर दिया। तो ये उनके एक्सप्लॉइट थे। और उसी समय में आपने देखा होगा कि बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है और हिंदुस्तान के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है, तो 1010 ईस्वी में उन्होंने उसका भी निर्माण किया। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर तंजौर में है। इसके बारे में अभी आप
पुनः चर्चा करेंगे। इसके बाद में उनके पुत्र ने, माने राजेंद्र चोला ने, जितने भी उन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम की उपाधि धारण किया, माने विक्टर ऑफ गंगा, मतलब उन्होंने समुद्रगुप्त, जो आपने हम गुप्ता डायनेस्टी में हमने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त ने जिस रास्ते को अख्तियार किया था, माने कोरोमंडल तट होता हुआ, और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में और डेक्कान में के विभिन्न राज्यों को हराया था, उसी रास्ते को अपनाते हुए राजेंद्र चोला सबसे पहले कलिंग गया। कलिंग मतलब उड़ीसा, वहाँ के राज्य को हराया। उसके बाद में वो बंगाल गया और गंगा के नदी को पार किया। उसके बाद में उसने पाल डायनेस्टी के राजाओं को, जैसे महिपाल को उसने हराया, और इस तरह से उसने दक्षिण भारत का पहला शासक था राजेंद्र चोला, जिसने कि गंगा, मैं डेक्कान के किंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दक्षिण, सबसे सुदूर दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं, तो जिसने कि गंगा नदी को पार किया और वहां के पाल राजवंश के राजाओं को हराया। तो और इस तरह से उन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम की उपाधि धारण किया, विक्टर ऑफ गंगा टेरिटरी। इसके अलावा जो सिलोन में, मतलब आज की तारीख में श्रीलंका, जिसको कि नॉर्दर्न पार्ट को राजराज पहले ही कब्जा कर लिया था, अब राजेंद्र चोला ने पूरे सिलोन को अपने कब्जा में कर लिया। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो द्वीप थे, जैसे कि आपको ये याद रखना पड़ेगा खास करके प्रीलिम्स के लिए, जैसे बर्मा, जिसको अभी आजकल म्यांमार कहते हैं, तो उसको पुराने ज़माने में, माने एंशियंट इंडिया में, स्वर्ण भूमि कहा जाता था। और इसी तरह से जावा, जिसको कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, तो हमारे हिंदुस्तानियों के द्वारा प्राचीन भारत में उसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता था, द आइलैंड ऑफ गोल्ड। तो ये याद रखिए। तो इस तरह से उन्होंने जो श्री विजय एम्पायर, जिसके जहाँ पर कि सैलन डायनेस्टी वहाँ पर राज्य कर रहा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने उस पर अटैक किया, उसको, उस राजवंश को छिन्न भिन्न कर दिया। हालांकि ये राजवंश थोड़ा बुद्धिस्ट विचारधारा को मानने वाला था। तो इस तरह से उन्होंने बे ऑफ बंगाल की खाड़ी और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों पर अपना सत्ता स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने इन देशों में, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, अभी मैंने कल आपको ग्लोब पर बताया था कि कौन कौन से देश हैं, तो उन देशों में इन्होंने इंडियनाइजेशन और आर्यानेशन, मतलब भारतीयकरण को बढ़ावा दिया, इंडियनाइजेशन को बढ़ावा दिया। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि आप देखते होंगे कि चोला डायनेस्टी के राजवंश के जो शासक थे, राजा, वो सभी ब्राह्मणिकल ऑर्डर के मानने वाले थे, मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले थे। तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, जैसे जावा है, सुमात्रा और मलय पेलागो बोलते हैं उसको, मलय पेनिसुला, इन सब जगहों पर उन्होंने भारतीयकरण का, इंडियनाइजेशन को बढ़ावा दिया। बहुत सारे कॉलोनीज भारतीयों के वहाँ बनाए गए और वेदों का, रामायण, महाभारत और जो ब्राह्मणिकल कल्चर था उसको उन्होंने वहाँ प्रचार प्रसार किया, उसको फैलाया। अभी भी आप देखते हैं कि बाली द्वीप जो है इंडोनेशिया का, वहाँ पर हिंदू धर्म अभी भी काबिज है और बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। और वहाँ पर जो रामायण, महाभारत लोग जानते हैं। और इसके अलावा जो फॉकलोर है, जो उसमें भी जैसे रामलीला, वो भी करते हैं वहाँ। तो ये सब जो है ना, इसी पीरियड में
इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला, इंडियन एशन को। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत के और डेक्कान के राजाओं की एक सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट था, जो हम शुरू से बता रहे हैं, संगम पीरियड में भी था, उसके बाद में चालुक्य और पल्लवाज डायनेस्टी के पीरियड में भी हुआ, और अब चोला राजवंश का जब राइज हुआ 850 एडी में, तो उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि लगातार जो है वहाँ पर संघर्ष होते रहे। अब जैसे कि पल्लव डायनेस्टी का जब राइज हुआ तो उन्होंने चोला के शक्ति को कमज़ोर कर दिया, और चोला डायनेस्टी के लोग पल्लव डायनेस्टी के फ्यूडिटरी में सामंत हो गए। अब जब चोला डायनेस्टी के राजाओं ने अपनी ताकत का विस्तार किया और बहुत बड़े पावर के रूप में उभरे, तो पांड्यास जो एक ताकतवर साम्राज्य किंगडम था दक्षिण में, जिसकी राजधानी मदुरई थी, तो एक सामंत के रूप में, एक फ्यूडिटरी के रूप में रिड्यूस हो गया। लेकिन जब चोला राजवंश की ताकत कमजोर होने लगी, तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि पांड्याज ने सबसे पहले चोला राजाओं को हराया और फिर उन्होंने अपने ताकत का विस्तार किया। तो इस तरह से हम, और ये ताकत कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि ये आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। जैसे कि चोलास, हालांकि वो उनकी नेवल शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने बंगाल की खाड़ी को पूरी तरह से चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया था। एक समय ऐसा हुआ था कि उस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया के एरिया में उनका पूरी तरह से दबदबा था, और उन्होंने अपना एम्बेसी चाइना के साथ भी स्थापित किया था, और वहाँ से ट्रेड माने वाणिज्य और व्यवसाय भी करना शुरू कर दिया था, मलय पेनिसुला होते हुए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि दक्षिण भारत के, जिसमें डेक्कान और साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। और इस पीरियड में भी हम ये देखते हैं कि जो लेटर चालुक्य, जिसकी राजधानी कल्याणी थी, उसके साथ में चोला राजवंश के राजाओं का लगातार संघर्ष होता रहा, और पांड्यास के साथ में भी संघर्ष होता रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा होता रहता था। कभी चोला जीत जाता था, कभी लेटर चालुक्य जीत जाता था, फिर ईस्टर्न चालुक्य, जिसकी राजधानी वेंगी थी, वहाँ भी चोलाओं ने उसको कब्जा कर लिया था। तो वो भी इस ताक में थे कि किस तरह से हम चोला की ताकत को कमज़ोर करें। तो इस तरह से 1275 एडी में हम क्या देखते हैं कि चोला राजवंश समाप्त हो गया, और उसके बदले में अब वहाँ पर होयसाला डायनेस्टी, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, ये बहुत रिच एरिया था, द्वार समुद्र, और पांड्यास, जिसकी राजधानी मदुरई ये थी। ये दो राजवंश का उदय हुआ, और इसी तरह से लेटर चालुक्यास के अवसान होने के बाद में दो राजवंश का उदय हुआ। एक था यादव डायनेस्टी, जिसकी राजधानी थी देवगिरी, और दूसरा काकत्यास, जिसकी राजधानी थी वारंगल। मतलब अब यह चार राजवंश का उदय हो गया। तो दोस्तों, इसके बारे में अभी हम बाद में सल्तनत पीरियड में, जब हम अलाउद्दीन खलजी के एक्सप्लॉइट्स के बारे में, उसके कॉन्क्वेस्ट को बारे में बताएंगे, तब ये सब देवगिरी, वारंगल और मदुरई, द्वार समुद्र, ये सारे राजधानी का हमको उल्लेख करना होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खलजी के समय में दक्षिण भारत में ये चार महत्वपूर्ण राज्य थे, और जिसको कि बारी बारी से उसके जो कमांडर इन चीफ था, जनरल था मलिक काफूर, उसने इन राज्यों पर कब्जा किया था, और सुदूर दक्षिण भारत तक को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से दक्षिण में भी मुसलमानों का प्रवेश हो गया,
और ऐसा दोस्तों क्यों हुआ कि ये दक्षिण भारत के और डेक्कान के जो राजवंश थे वो आपस में इतने लड़ते झगड़ते थे कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। दोस्तों इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था पॉलिटी, मतलब राज्य व्यवस्था, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, जो आप मेरा राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन नॉर्दर्न इंडिया, इसके बारे में वीडियो हमने अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। तो यहां दक्षिण भारत में हम क्या देखते हैं? सामंतवाद का उदय। अगर आप पॉलिटी को देखेंगे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चोला का, तो उसमें बहुत बड़ा लेकुना था, कमी था। और वो क्या था? हालांकि राजा जो था वो सर्वशक्तिमान था, उसके पास सारी शक्ति थी। ही वॉज अल्टीमेट ऑथोरिटी टू डिसाइड एनी केस। ये सब ठीक है, उत्तर भारत के राजाओं का भी यही स्थिति था। और ये ब्राह्मणिकल धर्म के भी बड़े समर्थक थे, जैसे कि पल्लवाज और चालुक्याज थे, वो सब भी ठीक है। बेसिक जो प्रॉब्लम है, अच्छा, उनके पास में सेना भी थी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्री और नेवी, जिसके बारे में बता चुके हैं। और उसके बाद में उन्होंने राज्य व्यवस्था भी ठीक ढंग से किया था। तो आखिर बार बार उत्तर दक्षिण भारत में और डेक्कान में राजवंश क्यों समाप्त हो रहा था? और सामंत लोग ही, जो उनके निचले जो फ्यूडिटीज थे, वही क्यों खत्म कर रहे थे? उसका रीजन था। रीजन ये था कि अगर आप देखेंगे चोला राजवंश के राज्य व्यवस्था के बारे में, तो कुछ एरिया जो था वो सेंट्रली लोकेटेड एरिया था, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड व्यवस्था था, माने केंद्रीकृत व्यवस्था थी। कुछ एरिया सेंट्रली, माने ये एरिया जहां पर कि राजा सीधे शासन प्रशासन करता था, और इसको उन्होंने प्रोविंस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसको कि मंडलम कहते थे। मंडलम माने, और चोला पीरियड के समय में ये मंडलम की संख्या कितनी थी? 4 मंडलम। और ये मंडलम जो है वो विभाजित था वाला नाडूज, या ऐसे लिखेंगे वाला नाडूज, और जिसको कि आज की तारीख में आप कमिश्नरी कह सकते हैं। और उसके नीचे जो है वाला नाडूज बहुत सारे नाडूज में विभाजित था, और इसी नाडू वर्ड से तमिलनाडु की उत्पत्ति हुई है। और नाडू को बोलते थे डिस्ट्रिक्ट, आज की तारीख में अगर देखें तो जिला। और नाडूज के नीचे में बहुत सारे विलेज होते थे, विलेजेस, मतलब जैसे कि आज की तारीख में सब डिवीज़न, या मुगलों के समय में जो हम बताएंगे आपको, या सल्तनत पीरियड में, तो वहाँ परगना होता था। जिला के नीचे परगना और परगना के नीचे विलेज। तो यहाँ जो है अभी परगना का विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ सीधे जो नाडूज था जिला, और जिला के नीचे सो मेनी विलेजेस अंडर नाडूज। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। लेकिन इसमें खामी क्या थी कि ये तो हमने आपको जो केंद्रीकृत व्यवस्था के बारे में बताया। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो लूजली एडमिनिस्ट्रेड थे, मतलब वहाँ पर प्रशासन नाम मात्र के लिए होता था, राजा का कंट्रोल बहुत कम ही होता था। उसका कारण क्या था कि ये जो एरियाज थे जिसकी तादाद ज़्यादा थी, वो फ्यूडिटरीज, या उसको हिंदी में बोलेंगे सामंत, फ्यूडिटरीज के अधीन हुआ करता था, जो राजा को एक निश्चित रकम साल में भेंट करते थे, और बाकी मामले में वो अपने इंटरनल व्यवस्था में, शासन में, प्रशासन में वो सामंत स्वतंत्र होते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे फ्यूडिटरीज राज्य में हो गए, किंगडम में हो गए, और ये हमेशा इस ताक में लगे रहते थे कि किस तरह से राजा कमजोर हो और मैं उसका गद्दी कब्जा करूं।
ये इसका मेन फैक्टर था। दूसरा फैक्टर क्या था? ग्रांट ऑफ टैक्स फ्री विलेजेस। दूसरा फैक्टर जो था दोस्तों वो था ग्रांट ऑफ टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणास। जैसे कि मैंने पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के समय में बताया था कि बहुत सारे जमीन और खास करके जो बहुत अच्छे जो उपजाऊ भूमि होते थे वो ब्राह्मणों को टैक्स फ्री विलेज वो ग्रांट कर लैंड ग्रांट दे देते थे। तो इसका असर क्या हुआ? जो राजा का जो रिसोर्सेस था उसका अधिकांश हिस्सा ब्राह्मणों के द्वारा हथिया लिया जाता था। दूसरा, ये आप देखेंगे कि चोला पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है वो मंदिरों का निर्माण हुआ और ये मंदिर कोई केवल धार्मिक कार्य के लिए नहीं होता था, बल्कि ये मंदिर जो है वो बहुत विशालकाय मंदिर के रूप में अवरचना होने लगी। अगर आप अभी मैंने बताया था कि बृहदेश्वर मंदिर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना पैसा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मंदिर जो है वो केवल धार्मिक कार्य नहीं करता था, बल्कि बहुत सारे सांस्कृतिक गतिविधियों का भी वो केंद्र था, बहुत सारे सेकुलर गतिविधियों का भी वो केंद्र था। जैसे कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति इन्हीं मंदिरों से हुई। जैसे कि आपने देवदासी प्रथा के बारे में मैंने आप सोशियोलॉजी में बताया था, ये देवदासी प्रथा जिसमें कि लड़कियों को किसी पर्टिकुलर गॉड से शादी करा दी जाती थी और जिंदगी भर वो वहीं उसी मंदिर में रहती थी, तो वहीं पर वो नाच गाना सारे काम करती थी और मंदिर के प्रशासन द्वारा उसको जीविकोपार्जन कराया जाता था। तो देवदासी प्रथा भी यहीं से उत्पत्ति हुआ। तीसरा, जो बहुत सारे जो सेकुलर गतिविधियां थी, लोग एक जगह मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होते थे, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे, शास्त्रार्थ करते थे किसी विषय वस्तु पर। तो ये सारे काम जो है वो मंदिर के प्रांगण में होता था। और मंदिर भी काफ़ी एलेबरेट ढंग से या विस्तार पूर्वक बनाया गया था। मंदिर में अब ऊंचे ऊंचे चार दीवारी होते थे, जिसको कि उस पर गेट बनाए जाते थे, जिसको कि गोपुरम कहते थे। और इसके अलावा जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर था उसके प्रांगण बहुत लंबे चौड़े बनाए गए थे। इसके अलावा मंदिरों के अपकीप के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, धन के लिए बहुत सारे विलेजेस मंदिरों को दान में दे दिए गए और उसके जो कर्ता धर्ता थे वो सब ब्राह्मण हुआ करते थे। तो इस तरह से अधिकांश जो जमीन था, जो मैंने पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी के समय बताया था कि 3/5 भाग मंदिर और ब्राह्मणों के पास चले गए थे। तो यही सिचुएशन चोला के साथ भी रहा। तो आप देखेंगे कि जो चोला ने राजवंशों ने दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे राजवंशों को हराया, पूरा बे ऑफ बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण से वो पूरे डेक्कान पर भी अपना कब्जा स्थापित नहीं कर पाया, कभी नहीं कर पाया। उसका रीजन यही था। क्यों? कि जो बहुत सारे जो इन्फेंट्री या मिलिट्री के जो, जैसे मैंने अभी बताया कि चोला पीरियड में इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्री, ना हाथी सेना और नेवी। नेवी तो उनका बहुत ज़बरदस्त ताकतवर हो गया था, लेकिन पैदल सेना और कैवेलरी और एलिफेंट्री ये उतना ताकतवर नहीं हुआ था कि वो लेटर चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं को हरा सके, मतलब वो डेक्कान को भी कब्जा नहीं कर सके। तो इससे आप उनके लिमिटेशन के बारे में समझ सकते हैं। और लिमिटेशन क्या था? रिसोर्स का। और रिसोर्स का लिमिटेशन क्यों था? क्योंकि जो रिसोर्सेज उस समय जो थे वो लैंड रेवेन्यू था, और लैंड रेवेन्यू पर कब्जा किसने किया हुआ था? टेम्पल ने और ब्राह्मणों ने। तो इस तरह से उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाने से वो जो मिलिट्री का जो उनको संरचना जो पैदल सेना करना चाहिए, जो स्थल पर लड़ेगा, उसमें वो उतने ताकतवर नहीं हो पाए जो उनसे अपेक्षा है। इसीलिए आप देखेंगे कि लेटर चालुक्य डायनेस्टी जो डेक्कान में स्थापित था, जिसकी राजधानी कल्याणी थी, उसको वो कब्जा नहीं कर पाए। अब दोस्तों, जो
चोला डायनेस्टी की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो विशेषता है प्रशासन में वो क्या था? वो था सेल्फ गवर्नमेंट, माने ग्राम स्वशासन। ये मैंने पल्लव डायनेस्टी के समय में भी बताया था और अभी चोला पीरियड में इसका बहुत ज़्यादा विकास हो गया। इसका जानकारी हमें उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से मिलता है, विस्तृत जानकारी मिलता है। दोस्तों, चोला डायनेस्टी के बारे में जितना हम जानते हैं उतना किसी भी डायनेस्टी के बारे में नहीं जानते हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चोला राजवंश के राजाओं ने मंदिर के दीवालों पर अपना पेंटिंग कराना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या क्या काम किए ये भी लिखना शुरू कर दिया। तो अभी भी आप अगर बृहदेश्वर टेम्पल जाएंगे तो आपको वाल पर, इनर वाल पर, पैनल्स पर आपको उनके द्वारा लिखे गए सारे चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और इसीलिए इतिहासकारों को इस राजवंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है, जो कि अन्य राजवंशों के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। हमें बहुत सारी जानकारी का जो स्रोत है हमारा वो है न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी है वो सबसे ज़्यादा लिटरेरी जानकारी है और ख़ास करके एपिग्राफिक जानकारी है। हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो मंदिर के वाल पर लिखे गए हैं, उनके द्वारा, विभिन्न राजाओं के द्वारा उन्होंने अपने अचीवमेंट के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखा है। तो इसके कारण से हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं बनस्पति की अन्य प्राचीन जो राजवंश थे उनकी तुलना में। तो दोस्तों, उत्तरामेरर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी क्या मिलती है कि चोला वंश के समय में जो ग्राम स्वशासन व्यवस्था था वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया था, मतलब फुल डेवलप्ड हो गया था, विकसित हो गया था। अब उस पीरियड में 3 प्रकार के विलेज की जानकारी हमें मिलती है। पहला जो विलेज है उसको बोलते थे उर। ये उर विलेज वो विलेज होता था जिसमें कि टैक्स पेइंग ग्रामीण जनता रहते थे, ऐसे जनता जो सरकार को टैक्स देते थे। तो इनहेबिटेड बाय टैक्स पेइंग पीपुल, और इसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था जो रोजमर्रा के काम करता था और सेंट्रल गवर्नमेंट पर उसकी डिपेंडेंसी बहुत कम होती थी। दूसरा जो विलेज था वो था महासभा। ये महासभा उस विलेज में था जिसको कि अग्रहार विलेज कहते हैं या ब्रह्मदेव विलेज कहते हैं, या ऐसे विलेज जो ब्राह्मणों को टैक्स फ्री में मिले हुए थे। द विलेजेस व्हिच वेर टैक्स फ्री एंड गिवन टू ग्रांटेड टू ब्राह्मणास, इसको बोलते थे महासभा विलेज। अब इस महासभा विलेज में विभिन्न प्रकार की कमिटी की नियुक्ति की जाती थी और इनका जो इलेक्शन होता था वो लॉटरी सिस्टम से होता था, 3 वर्षों के लिए होता था। इसके अतिरिक्त ये जो लोग प्रॉपर्टी वाले थे, जिनके पास में संपत्ति होती थी, वही जो है इसके मेंबर हो सकते थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, इन्होंने अपने गांव के संचालन के लिए बहुत सारी कमेटी बना कर रखा था, जैसे कि टैंक कमेटी। अब जैसे दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि सिंचाई का जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या है? टैंक, मतलब तालाब का निर्माण। तालाब से सिंचाई हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं वो जो चोला का सेंटर और जो पावर है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसीलिए दोस्तों टैंक कमेटी हुआ करता था जो सिंचाई का साधन, सिंचाई की व्यवस्था देखता था और ये भी देखता था कि जो सिंचाई के लिए किस जमीन की क्या जरूरत होगी, कब कब सिंचाई किया जाना चाहिए, उसके लिए कमेटी निर्धारित करता था। इसके अलावा जो लैंड रिवेन्यू है, असेसमेंट है, वो भी करने का काम एक अलग कमेटी के द्वारा की जाती थी। गार्डन कमेटी हुआ करता, तो जो देखता था कि गांव में बगीचा कैसे लगाया जाए, बाग कैसे लगाया जाए, ऑर्चार्ड कैसे लगाया जाए,
गांव में स्वास्थ्य सुविधा कैसे हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो। तो ये सारी व्यवस्था करने के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई थी और जो उनका देखरेख करती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो केंद्रीय सत्ता पर कम से कम निर्भर रहते थे। तो आज के ज़माने में जो जैसे गांधी जी ने कहा था ग्राम स्वराज, तो ये स्वराज की अवधारणा 9वीं 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में चोला प्रशासन के द्वारा गांव के स्तर पर किया जा चुका था। और एक तीसरा जो गांव हुआ करता था वो था नगरम। ऐसे गांव जहां पर कि बहुत सारे ट्रेडर्स रहते थे, मतलब व्यापारी रहते थे, उनके द्वारा अपने गांव का कि शासन व्यवस्था या गांव में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी और कैसे उसका मॉनिटरिंग किया जाए, ये काम ट्रेडर्स के द्वारा, मैंने व्यापारी वर्ग के द्वारा किया जाता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चोला पीरियड में बहुत ज़्यादा वाणिज्य व्यवसाय की भी वृद्धि हुई, क्योंकि अब इनका जो सामान है वो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और इसके बाद में मलय पेनिसुला होते हुए चाइना तक जाता था। तो इसके कारण से वाणिज्य व्यवसाय की वृद्धि होने से जो मर्केंटाइल क्लास था, जो व्यापारी वर्ग था, उसके ताकत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो उनके द्वारा भी जो छोटे छोटे जो नगर बन गए थे, जैसे कि उनके पीरियड में नागापट्टनम ये बहुत बड़ा पोर्ट था और इसके अलावा ये बहुत बेहतर शहर के रूप में विकसित हो गया था। तो नगरम छोटे छोटे जो नगर हो गए थे, उसके प्रशासन का काम लोकल लेवल पर करने का काम वहाँ के व्यापारियों द्वारा किया जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्राम स्वराज की अवधारणा धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। मतलब ज्यों ज्यों सामंतवाद का विकास होता गया दक्षिण भारत में और वो बढ़ता गया, और जिस तरह से टेम्पल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी उस पीरियड में, खास करके 11वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ज़मीन टेम्पल्स के पास में चले गए, बहुत सारे ज़मीन ब्राह्मणों के पास में चले गए, बहुत सारे सामंत पैदा हो गए। तो ज्यों ज्यों सामंतवाद का विकास दक्षिण भारत में भी हो गया, तो इस तरह से जो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट, जो ग्राम स्वराज के बारे में हमने बताया, उसके भी अधिकार धीरे धीरे सीमित होते गए और बाद में वो ख़त्म हो गए जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन सारे राजवंशों को 1 बाय 1, उनके जो जनरल थे मलिक कफूर, उनके द्वारा सारे राजवंशों को तहस नहस कर दिया, 1 बाय 1 डिफीट कर दिया। वहाँ से हजारों लाखों करोड़ों के माल लूट करके वो दिल्ली लाए। तो इस तरह से इन राजवंशों का जो ग्लोरी था, जो उनकी महिमा थी, जो सैकड़ों वर्षों से उन्होंने वाणिज्य व्यवसाय के माध्यम से आकूत धन इकट्ठा किया हुआ था, वो सारे धन मुसलमान शासकों द्वारा हड़प लिए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत बाद में मुसलमानों के अधीन हो गया। लेकिन जैसा कि आपको हम अगले पीढ़ी में बताएंगे कि इसका रिएक्शन हुआ कुछ दिनों के बाद में, और मोहम्मद तुगलक के समय में 1436 एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, तो मोहम्मद तुगलक के समय में क्या हुआ दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई हरिहर और बुक्का के द्वारा। ये एक हिंदू रिएक्शन था मुसलमानों के खिलाफ, और डेक्कान में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उसी काल में, और इन दोनों में भी भयंकर युद्ध हुए और बार बार युद्ध होते रहे।
तो उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो आपको बताएंगे। अभी